जी, आज हमने कंपाउंड जो वेरिएशन है, यानी जिसमें आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन दोनों किस्म के रिलेशनशिप मौजूद होते हैं, उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। तो ये एक एग्जांपल ली है, इसी के थ्रू आपको कन्वे करने की ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन रिलेटेड है वो ये है कि 8,000 रुपीज़ जो है वो एक फैमिली के 4 मेंबर्स के लिए 40 दिन के लिए काफ़ी है। तो अगर 15,000 रुपीज़ हों, तो और फैमिली के 5 मेंबर्स हों, तो वो कितने दिनों के लिए काफ़ी होंगे। तो लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ अननोन होती है उसको आपने टॉप पे रखना होता है या फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना होता है। तो यहाँ पे भी चूंकि अननोन जो चीज़ है वो हमारे पास है डेज, हाउ मैनी डेज, तो लिहाजा हम डेज को यहाँ पे फर्स्ट पे रखेंगे। बाकी जो दूसरी क्वांटिटीज हैं वो एक तो फैमिली मेंबर्स हैं और दूसरी जो है वो हमारे पास अमाउंट है। तो वो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो मेंबर्स को यहाँ पे रखें, चाहे तो आप मेंबर्स को यहाँ पे रखें, रुपीज़ को यहाँ पे रख लें, ये फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो चीज़ अननोन होती है वो आपने यहाँ पे ही रखनी होती है। और इसके बाद और जो चीज़ आपको बताई थी वो ये था कि जो आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो आपने एक लाइन के अंदर लिखनी होती है, ये फर्स्ट लाइन के अंदर। यानी पहली इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास अमाउंट है वो है 8,000, तो ये फर्स्ट लाइन में 8,000 आ गई रुपीज़ के नीचे। और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि मेंबर्स कितने हैं, वो 4 मेंबर्स हैं, तो लिहाजा फर्स्ट लाइन के अंदर 4 आ गया मेंबर्स के नीचे। और सिमिलरली जो डेज आपको गिवन है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के तौर पर वो 40 डेज गिवन है, तो लिहाजा वो आप यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखेंगे। जी। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं कह रहा था कि आपने फर्स्ट लाइन में यहाँ पे पुट करनी है। और जो आपको सेकंड इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, जैसे कि यहाँ पे दोबारा हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो अमाउंट है वो दोबारा है 15,000, तो लिहाजा ये अमाउंट सेकंड लाइन में आ जाएगी यहाँ पे रुपीज़ के नीचे। और जो दूसरी दफ़ा मेंबर्स गिवन है वो 5 मेंबर्स गिवन है, तो लिहाजा मेंबर्स के नीचे दूसरी लाइन में यहाँ पे मेंबर्स आ जाएंगे। और जो डेज हैं वो चूंकि हमने कैलकुलेट करने हैं, तो लिहाजा डेज की जगह हम एक अननोन इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसे एक्स से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो चीज़ आपको लास्ट टाइम भी बताई थी वो ये थी कि ये जो अननोन क्वांटिटी है इसके साथ आपने एक एरो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगा लेना है, ये बतौर रेफरेंस होगा। ये आपने हमेशा अपवर्ड ही लगाना है, डाउनवर्ड भी लगा लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर जो सारी चीजें हैं वो फिर उस हिसाब से चेंज हो जाती हैं। तो लिहाजा अगर आप अपवर्ड लगाते हैं तो फिर ये चीजें समझनी आसान हो जाएंगी कि सपोज आपने इसको रेफरेंस एरो को आपने अपवर्ड लगा लिया है, तो अब अगले एरो जो है वो अपवर्ड तभी लगेंगे जब उनका इस चीज के साथ यानी डेज के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। और अगर नेक्स्ट जो क्वांटिटी है उसका इसके साथ इनवर्स रिलेशनशिप है तो फिर वो अपवर्ड एरो नहीं लगेगा, बल्कि जिस तरह ये एरो लगा हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो इस तरह लगेगा। तो अब ये कंपाउंड जो वेरिएशन है इसमें अब चूंकि डेज के साथ मेंबर्स भी रिलेट कर रहे हैं और डेज के साथ रुपीस भी रिलेट कर रहे हैं, तो इनको आपने कैसे सॉल्व करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो थर्ड क्वांटिटी आपको नजर आ रही है आप यूं समझें कि फिलहाल ये है ही नहीं है, इसको बिल्कुल आप इग्नोर करें, आप समझें कि ये क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है। तो ये रुपीस तो हो गए इग्नोर। अब हम मेंबर्स को देखते हैं कि मेंबर्स का और डेज का आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या इनका मेंबर्स का और डेज का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी एक चीज बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है, या एक कम होने से दूसरी कम हो रही है, या इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी एक के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है। तो ये देखते हैं। तो फिर मैं दोबारा आपको बता दूं कि ये जो थर्ड क्वांटिटी है रुपीज वाली, इसको आपने फिलहाल इग्नोर करना है, आप यूं समझिए ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। तो देखें जी, मेंबर्स हैं और डेज हैं, तो 4 मेंबर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक अमाउंट है। ठीक है, क्योंकि ये जो तीसरी चीज है जो डिस्कस हो रही है वो अमाउंट की हो रही है रुपीज, लेकिन वो उसको आपने माइंड में जरूर रखना है। लेकिन ये 8,000 और 15,000 ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इसको बिल्कुल इग्नोर करना है आपने, बस ये माइंड में रखना है कि कुछ अमाउंट है। तो 4 मेंबर्स के पास कुछ अमाउंट है, तो वो 40 डेज जो है वो उससे निकाल सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं उस अमाउंट को यूज करके। अब आपके पास 5 मेंबर्स हो गए हैं और अमाउंट वही है जो पहले थी। फिर मैं बता रहा हूँ कि ये ना कहिएगा कि अमाउंट तो बढ़ गई है, ये आपने इग्नोर करनी है बिल्कुल। ये यूं समझिए आपके पास अमाउंट गिवन ही नहीं है, बस इतना आपको बस पता होना चाहिए कि अमाउंट की बात हो रही है। तो अब अमाउंट वही है, लेकिन जो मेंबर्स हैं वो 4 से बढ़ के 5 हो गए हैं, तो 5 मेंबर्स के लिए अब कितने दिन वो सरवाइव कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स जब मेंबर बढ़ जाएंगे तो उसी अमाउंट में अब गुजारा कम दिन होगा, तो लिहाजा मेंबर्स बढ़ रहे हैं और जो दिन है वो हमारे कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इनका आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है, मेंबर्स बढ़ने से जो डेज होंगे वो कम हो जाएंगे, तो लिहाजा ये एरो जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब रुपीज के साथ एरो क्या लगेगा, अपवर्ड लगेगा या डाउनवर्ड लगेगा, तो इसका भी प्रोसीजर वही है। अब आप यूं समझिए कि ये जो सेकंड क्वांटिटी है मेंबर्स वाली, ये यूं समझिए है ही नहीं है। बस माइंड में आपके होना चाहिए कि कुछ मेंबर्स हैं, फिक्स्ड अमाउंट है मेंबर्स की, इसको आपने कांस्टेंट ट्रीट करना है। ये नहीं कहना कि पहले 4 थे तो फिर 5 हो गए, ये अगर आप सोचते रहे तो फिर ये कभी भी आप इनका डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशनशिप नहीं फाइंड कर सकेंगे। बस आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट इनकी क्वांटिटी माइंड में रखनी है कि इतने नंबर्स हैं मेंबर्स के। तो फिलहाल आप इसको इग्नोर करें और ये देखें कि आपके पास 8,000 रुपीज हैं और कुछ मेंबर 40 दिन गुजारा कर रहे हैं उसमें। अब 15,000 रुपये हो गए हैं, जो अमाउंट है वो 15,000 हो गई है। तो वही मेंबर जो पहले मौजूद थे वो आप कितने दिन गुजारा कर लेंगे, तो ऑफ कोर्स जब पैसे ज्यादा आ जाएंगे तो वही जो मखसूस मिकदार है नंबर है मेंबर्स की वो आप ज्यादा दिन गुजारा कर लेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अमाउंट बढ़ रही है और उसके बदले में हमारे पास जो डेज है वो भी बढ़ रहे हैं। ज्यादा रकम आएगी तो ज्यादा लोग सॉरी वही लोग ज्यादा दिन सर्वाइव कर सकेंगे, तो लिहाजा डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है, तो लिहाजा ये जो एरो लगाया है ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया है। तो ये है कंपाउंड वेरिएशन के लिए एरोज लगाने का प्रोसीजर। बाकी आगे सॉल्व करने का वही तरीका कार है कि एरो जहां से स्टार्ट हो रहा है उस क्वांटिटी को हमेशा अपने ऊपर रखना होता है। जैसे कि ये एरो एक्स से स्टार्ट हो रहा है तो लिहाजा अपने एक्स को ऊपर रखना है, और एरो जहाँ पे एंड हो रहा है 40 पे वो अपने डाउन में रखना है, और आगे इक्वल का साइन लगाना होता है।
और ये एरो देखें तो 4 से स्टार्ट हो रहा है, लिहाजा 4/5 करेंगे। और ये एरो देखें तो 8000, सॉरी, ये एरो जो है ये 15,000 से स्टार्ट हो रहा है, तो लिहाजा 15,000/8000 आएगा और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। ये प्रोसीजर है कंपाउंड वेरिएशन को सॉल्व करने का। अननोन क्वांटिटी हमेशा लेफ्ट साइड पे आएगी और इसके आगे जो है वो हमेशा इक्वल का साइन लगेगा, और नेक्स्ट जो है वो दोनों क्वांटिटीज आएंगी और दरमियान में प्रोडक्ट का साइन लगेगा। अब ये एक बड़ा आम सा तरीका है कि 40 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी सिंप्लीफिकेशन है, वो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपने नंबर ऑफ डेज निकाल ली है, और वो डेज की तादाद जो है वो 60 डेज आपके पास आ गए हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूड रेशियो। अगर आपके पास दो रेशियो हैं, एक है A/B और एक है B/C, तो इनको जब आप इस तरह लिखते हैं A/B/C, यानी तीनों का एक आप कंबाइंड रिलेशनशिप बना देते हैं, तो इसे कहते हैं कंटिन्यूड रेशियो। और इसको फाइंड करने का बड़ा आसान तरीकाकार है कि आप ऊपर टॉप पे तीनों रेशियो को लिखें, A/B/C, और फिर आप A/B के नीचे, क्योंकि A/B किसकी इक्वल है 1/3, तो लिहाजा आप एक नीचे 1 और B के नीचे 3 लिखें। और सेकंड टाइम आपको गिवन है B/C जो है वो 2/5 है, तो लिहाजा दोबारा B के नीचे 2 आ जाएगा और C के नीचे 3 आ जाएगा। तो अब इनको सॉल्व करने का तरीका कार ये है कि आपने इस 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो ये 2 आ जाएगा। और रेशो का साइन बी के नीचे चूंकि दो नंबर आ रहे हैं 3 और 2, तो लेकिन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 2 6 आ जाएगा। और इसी तरह ये 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करके आपने 6 सी के नीचे लिख देना है, और ये सी की वैल्यू आ जाएगी। और इस तरीके से जो कंटिन्यूड रेशो बनेगी A/B/C, वो इक्वल आ जाएगी 2/6/15। बाद औकात यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर बन जाते हैं जो आपस में कट सकते हैं, यानी ये 2 है, ये आगे 6 है, और यहाँ पे 15 है, तो हो सकता है 15 की जगह 16 होता, तो ये आपस में कट सकते थे, तो फिर आपने इनको कट के सिंपल फॉर्म में लिख देना है। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन के केस में हमारे पास ये जो पहला और आखिरी नंबर होता है A और D, इन्हें हम एक्सट्रीम वैल्यूज कहते हैं। और ये जो दरमियान में नंबर होते हैं B और C, इन्हें हम मीन वैल्यूज कहते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक रूल होता है कि जो प्रोडक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यू का, यानी A का और D का प्रोडक्ट, ये हमेशा इक्वल होता है B और C के प्रोडक्ट के, यानी कि मीन वैल्यू के प्रोडक्ट के। तो ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा यूज होता है अमूमन न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो इसको आपने अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है परसेंटेज की। अगले जो सारे क्वेश्चन है वो सारे के सारे ही परसेंटेज से रिलेटेड हैं। तो परसेंटेज होती क्या है? ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100, यानी ऐसी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 100 होता है, वो परसेंटेज कहलाती है। जैसा कि 35% का मतलब होता है 35 आउट ऑफ 100, यानी 100 में से 35, तो 35/100 जब है उसको आप लिख सकते हैं 35%। 10% मतलब है 10 आउट ऑफ 100। प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट। प्रॉफिट हमेशा कब होता है? जब आपकी सेल प्राइस ज्यादा होती है और कॉस्ट प्राइस आपकी कम होती है, तो उस वक्त हमेशा आपको प्रॉफिट होता है। यानी जब आप ज्यादा कीमत में बेच रहे होते हैं, जबकि आपने खरीदी हुई चीज कम पैसों की होती है, तो उस वक्त आपको प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट परसेंटेज आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये फार्मूला दिया हुआ है। प्रॉफिट को ऊपर रखना है, प्रॉफिट फाइंड कैसे करना है? ये फार्मूला दिया हुआ है, इसी फार्मूले को यूज करके आपने प्रॉफिट फाइंड कर लेना है। और इस प्रॉफिट को आपने न्यूमिनेटर में रखना है, और डिनोमिनेटर में आपने कॉस्ट प्राइस रखनी है, और मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो इस तरीके से आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज में आ जाएगा। लॉस की बात करें तो लॉस आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। लॉस हमेशा उसी वक्त होता है जब आपने खरीदी हुई ज्यादा पैसों की हो और आपने कोई चीज कम पैसों में फरोख्त करनी है, तो उस वक्त आपको लॉस होता है। तो लॉस परसेंटेज भी फाइंड करने का वही तरीका है। प्रॉफिट परसेंटेज में आपने प्रॉफिट ऊपर रखा था, तो लॉस परसेंटेज में आपने लॉस को ऊपर रखना है, और डिनोमिनेटर में दोनों के कॉस्ट प्राइस ही आएगी, और मल्टीप्लाई बाई 100 करके आप लॉस परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो डिस्काउंट से रिलेटेड है। तो डिस्काउंट हमेशा जो आर्टिकल आप बाजार से खरीदते हैं, तो अगर आपने एक क्रीम की डब्बी खरीदनी है तो उसके ऊपर प्राइस लिखी होती है 500, लेकिन जो शॉपकीपर होता है वो आपको 450 की दे देता है। तो 450 की तो आपको दे रहा है, लेकिन जो मार्केट से वो खरीद रहा होता है, जिस कंपनी से वो खरीद रहा होता है, वो कहता है कि इसके ऊपर तो हमने 500 लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको 300 की दे देते हैं। तो वो जो 200 है वो उसे डिस्काउंट मिल रहा है। सिमिलरली आप भी खरीदने जाते हैं तो आपको वो कहता है जी कि इसके ऊपर देखें 500 लिखा हुआ है, हम आपको 450 की दे देते हैं, तो वो 50 रुपीज आपको डिस्काउंट दे रहा है। तो यानी जो रिटर्न अमाउंट होती है किसी भी आर्टिकल के ऊपर, जो रिटर्न अमाउंट लिखी होती है उसमें, और जो आप परचेज कर रहे होते हैं उसमें जो डिफरेंस होता है, उसे आप कहते हैं डिस्काउंट। तो ये फार्मूला लिखा हुआ है एक्चुअल प्राइस रिटर्न ऑन आर्टिकल माइनस सेल प्राइस, कि उसके ऊपर कितना लिखा हुआ और फिर वो सेल कितने का कर है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो डिस्काउंट कहलाता है। और डिस्काउंट परसेंटेज में अगर आपने फाइंड करना हो, तो डिस्काउंट को आपने न्यूमिनेटर में रखना है और डिवाइड कर देना है एक्चुअल प्राइस से, जो कि उसके ऊपर रिटर्न फॉर्म में होती है, आर्टिकल के ऊपर लिखी होती है, उससे आपने डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना है। ये एक एग्जांपल है। अब इसके आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे ही आपस में मिलते जुलते होंगे, सभी को सॉल्व करने का तरीका कार जो है वो एक ही होगा। लेकिन मैंने कोशिश की है कि हर चीज़ से रिलेटेड कोई एक आध एग्जांपल जरूर इंक्लूड की जाए, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो एक आदमी है जी, कोई वो आर्टिकल खरीदता है और उसके ऊपर 1500 रुपीज लिखी होती है, ये उसके ऊपर लिखी हुई है, एंड सेल इट बाई टेकिंग प्रॉफिट 10%। अच्छा, ये प्रॉफिट से रिलेटेड है।
यानी कॉस्ट प्राइस है किसी आर्टिकल की वो 1500 है, और 10% वो प्रॉफिट ले रहा है, प्रॉफिट गिवन है इसमें। व्हाट इज द सेल प्राइस, सेल प्राइस कितनी होगी। तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन मैंने इंक्लूड नहीं किया। थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन था, इसमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है और प्रॉफिट परसेंटेज में दिया हुआ है, तो सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने इसको आपने अज्यूम करना है, चाहे प्रॉफिट दिया हुआ हो चाहे लॉस दिया हुआ हो। तो आपने इसको यही पहली लाइन जो है ये आपने लिखनी है दोनों केसेस में, चाहे प्रॉफिट का क्वेश्चन दिया हो परसेंटेज में, चाहे लॉस दिया हुआ परसेंटेज में, आपने यही क्वेश्चन करना है, लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी बदल जाएगी, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो क्योंकि हम प्रॉफिट वाला क्वेश्चन डील करें, तो ये देखें, इफ कॉस्ट प्राइस इज 100 देन सेल प्राइस। अब ये देखें मैंने 100 लिया और आगे 110 लिखा, कैसे लिखा। 100 तो आपने लाजमी अज्यूम करना है, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई हो चाहे लॉस परसेंटेज दी हुई हो, आपने 100 यहाँ पे यूज करना है कि अगर किसी चीज की कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेल प्राइस कितनी होगी, 110 होगी। क्यों 110 होगी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो उसने प्रॉफिट लिया है वो 10% लिया है। तो 10% का मतलब ये होता है कि 100 में से उसने 10 रुपए लिए, तभी तो मैंने यहाँ पे इसकी कॉस्ट प्राइस खुद से अज्यूम कर लिया है, इसकी कॉस्ट प्राइस 100 है, ताकि हमें ये जो सेल प्राइस है वो डिफाइन करने में आसानी हो। तो क्योंकि प्रॉफिट वो 10% ले रहे हैं, तो 100 रुपए जब कॉस्ट प्राइस होगी तो उसका जो सेल प्राइस होगी वो 110 ही होगी। अब इसकी सेकंड लाइन में आप पहले ए के लिए फाइंड कर लें कि अगर कॉस्ट प्राइस 1 हो तो सेल प्राइस कितनी होगी। तो वो सिंपल सा रूल है कि ये जो 100 है ये इस साइड पे आके डिवाइड हो जाता है। अब आप एक्चुअल कॉस्ट प्राइस देखिए जो कि क्वेश्चन में मेंशन है, और वो मेंशन है 1500, यानी किसी आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो 1500 है, तो सेल प्राइस कितनी होगी। तो ये जो 1500 है ये इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो इस तरीके से जो सेल प्राइस निकल आएगी वो 1650 आ जाएगी। अब मैं लॉस की बात करता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन में लॉस परसेंटेज में दिया हो तो आप क्या करेंगे। सपोज यही करते हैं कि हमें 10% लॉस गिवन है, कि क्वेश्चन में जो परसेंटेज लॉस गिवन है वो 10% है, तो आप ये पहली लाइन में थोड़ी सी तब्दीली लाएंगे, वो ये होगा कि इफ कॉस्ट प्राइस इज 100 देन सेल प्राइस इज, आगे 110 नहीं आएगा बल्कि 90 आएगा, क्योंकि 10% उसने नुकसान पे चीज बेची है, तो लिहाजा ये 10 आप उसमें से माइनस कर देंगे, यानी 90 आएगा। और बाकी जो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने का तरीका कार है वही है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरीके से बन सकता है। हमारे इस क्वेश्चन में तो कॉस्ट प्राइस गिवन थी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 1500 है, और हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो इसका उल्ट भी हो सकता है, यानी आपको सेल प्राइस दी हुई हो और साथ प्रॉफिट परसेंटेज में या लॉस परसेंटेज में दी हो, और आपसे कॉस्ट प्राइस का पूछा जा रहा हो, तो फिर आपने जो स्टेटमेंट बनानी है वो ये होगी कि जिस तरह ये हमारे पास लाइन लिखी है, ये हमने लिखा है इफ कॉस्ट प्राइस इज 100 देन सेल प्राइस इज। तो सपोज 10% प्रॉफिट के साथ सेल प्राइस गिवन है, तो आप इसी स्टेटमेंट को यूं बनाएंगे कि इफ सेल प्राइस इज 110 देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप 100 लिखेंगे, यानी चेंज हो जाएगा, ये 110 इधर आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो 100 है ये इधर आ जाएगा। बाकी जो प्रोसेस है वो सारे का सारा सेम होगा। सेकंड लाइन में भी आप 1 लिखेंगे, और थर्ड लाइन में जो आपको कॉस्ट प्राइस गिवन होगी, या सॉरी जो सेल प्राइस आपको गिवन होगी वो करना है। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको सेल प्राइस दी हुई हो और साथ प्रॉफिट परसेंटेज दी हो, तो आपकी स्टेटमेंट कैसे बनेगी, या क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आप ये जो लाइन है इसको चेंज करेंगे, इसमें मैंने कॉस्ट प्राइस से स्टार्ट लिया हुआ है और सेल प्राइस पे एंड किया हुआ है। आप सेल प्राइस से स्टार्ट लेंगे और कॉस्ट प्राइस पे एंड करेंगे, और आप यूं लिखेंगे इफ सेल प्राइस इज 110, ये 110 इधर आएगा, इफ सेल प्राइस इज 110 देन कॉस्ट प्राइस इज, तो वो कॉस्ट प्राइस जो है ये 100 जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। बस ये डिफरेंस है, बाकी तरीका कार जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वही होगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो टैक्स से रिलेटेड है। टैक्स क्या चीज़ है, गवर्नमेंट कलेक्ट करती है कंट्री को रन करने के लिए। डिफरेंट फॉर्म्स हैं टैक्स के, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, जनरल सेल टैक्स होता है, और बेशुमार किस्म के टैक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर यही टैक्स डिस्कस हो रहे हैं, तो हम इन्हीं को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये प्रोविंशियल टैक्स होता है, और इसका जो फ्लैट रेट है वो 5% चल रहा है आजकल। और जो जनरल सेल टैक्स होता है वो हमेशा बायर पेश करता है सेलर को। आजकल जो जीएसटी चल रहा है, लास्ट ईयर तो 17% था, लेकिन अब इसे 1% इंक्रीज कर दिया गया, और ये जीएसटी जनरल सेल टैक्स 18% हो गया है। तो इसके अलावा भी ये वेरी करता रहता है, कुछ आर्टिकल पे बिल्कुल ये 0% होता है, यानी लिए ही नहीं जाता, और कुछ आर्टिकल पे ये बहुत ज्यादा होता है, फिर 25%। लेकिन जो एक्सटेंडेड टैक्स है जीएसटी वो अभी इस साल में वो 18% है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कोई और परसेंटेज दी हुई हो तो आपने फिर उसी को यूज करना है, यानी क्वेश्चन में अगर वो 15% देता है, 20% देता है, तो आपने क्वेश्चन को उस परसेंटेज के हिसाब से डील करना है। लेकिन अगर नहीं मेंशन तो फिर आपने जो आजकल करंट रेट चल रहा होता है स्टैंडर्ड रेट, आपने उसी को यूज करना है, यानी 18%। तो ये एग्जांपल है, मैंने पहले बताया कि अब ये जितने भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे सबको सॉल्व करने का तरीका कार जो है वो एक जैसा ही है। तो अली ने एक कार खरीदी है, वो तकरीबन 10 लाख की है, और उस पे जो जीएसटी है उसको पे करना पड़ा है, वो 18% पे करना पड़ा है। हाउ माई टैक्स डिड ही पे, उसको टैक्स कितना देना पड़ेगा। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 18% आप यहाँ पे ये जीएसटी कैसे कैलकुलेट करेंगे इस तरह के क्वेश्चन का। 18% ऑफ
10 लाख। और परसेंट ये ऑफ जब खत्म करते हैं तो इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है, और परसेंटेज पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। परसेंटेज का मतलब होता है कि आपने डिवाइडेड बाई 100 करना है तो परसेंटेज का साइन खत्म हो जाता है, और इसी तरह परसेंटेज का साइन लगाना हो तो आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो 7% का साइन लगा सकते हैं आप। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो उसे जीएसटी पे करना पड़ा है वो है 1,80,000। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है, द प्राइस ऑफ मोबाइल इज 8,800 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। यानी पहले क्वेश्चन में आपने जीएसटी कैलकुलेट किया है, अब वाले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जीएसटी इंक्लूडेड है, आपने मोबाइल लिया है और जीएसटी उसमें शामिल है, यानी 8,800 रुपये आप पेश कर रहे हैं, तो उसमें 10% जीएसटी इंक्लूडेड है। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ मोबाइल, मोबाइल की ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी, यानी बगैर जीएसटी के वो मोबाइल कितने का था। तो इसको सॉल्व करने का तरीका कार भी वही है जिस तरह अभी हमने ऊपर वो कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस वाला क्वेश्चन किया, तो इसको इकाई के कायदे से किया जाता है। इफ कॉस्ट प्राइस इज 110 देन ओरिजिनल प्राइस इज 100। क्योंकि ये 110 क्यों लिखा है, ये 110 का समझ लें, क्योंकि ये जो जीएसटी लगा है ये 10% लगा है, और 10% का मतलब है 100 रुपए पे 10। यानी अगर कोई चीज 100 की है तो आपको वो 110 की मिलेगी, क्योंकि उस पे 10% जो है वो जीएसटी लगना है। तो लिहाजा कॉस्ट प्राइस आप यहाँ पे लिखेंगे 110। इफ कॉस्ट प्राइस इज 110 देन ओरिजिनल प्राइस इज 100। और फिर आगे ये सेकंड लाइन हमेशा इसमें आप 1 लिखते हैं, और ये जो टर्म होती है 110 ये डिवाइड हो जाती है इस साइड पे आके, और नेक्स्ट आगे आपने कॉस्ट प्राइस जो एक्चुअली यहाँ पे गिवन है वो आपने लिखनी थी, क्योंकि 8,800 लिखी हुई है, तो कॉस्ट प्राइस आप 8,800 लिखेंगे और ओरिजिनल प्राइस आप फाइंड कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाती है 8,000। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल प्राइस जो मोबाइल की थी वो 8,000 थी, लेकिन 10% जीएसटी लगने के बाद वही जो अमाउंट है वो मोबाइल जो है वो 8,800 का हो गया है। जिसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो मार्कअप से रिलेटेड है। मार्कअप क्या है, इट इज एन अमाउंट एडेड टू कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। ये हमेशा जब आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं इंस्टॉलमेंट पे या इस तरह की, तो उस वक्त आपको मार्कअप देना पड़ता है, यानी चीज़ की जो अमाउंट है उससे एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो वो जो एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है वो एक खास परसेंटेज होती है जो कि डिफाइंड होती है कस्टमर के दरमियान और सेलर के दरमियान, और उस हिसाब से ये वैल्यू ऐड की जाती है ओरिजिनल अमाउंट में, तो उसे मार्कअप कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं बार बार बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, और इनको सॉल्व करने का एक ही तरीका है। तो मार्कअप जो है इसको फाइंड करने का जो फार्मूला है गिवन है वो ये है कि मार्कअप आप कैलकुलेट कर सकते हैं रेट से। ये रेट वो डिफाइंड होगा जो कस्टमर और सेलर के दरमियान होगा, यानी 10% है, 20% है, 30% है, 5% है, जो भी है ये वहाँ पे ये आ जाएगा। और प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो एक्चुअल अमाउंट है उस चीज़ की वो यहाँ पे आ जाएगी। और मल्टीप्लाई बाई टर्म यानी कितने अरसे के लिए आप वो चीज ले रहे हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली जो ये टर्म होता है ये 1 ईयर होता है, ये याद रखें, ये ईयर्स में लिखनी होती है। ये जो टर्म है ये ईयर में आपने मेंशन करनी होती है। अगर आपके पास जो टर्म है वो ईयर्स में नहीं है तो उसे आप ईयर्स में कन्वर्ट करें कि वो कितने ईयर बनती है। तो यहाँ पे मैं फिर स्ट्रेस करूंगा कि ये जो टर्म है इस फार्मूले के अंदर ये ईयर्स में आपने बतानी होती है, अगर ईयर्स में नहीं है तो उसको आपने ईयर्स में कन्वर्ट करना है। ये एक एग्जांपल ली है, इस एग्जांपल से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि मार्कअप आपने फाइंड करना है एक आइटम पे जिसकी एक्चुअल प्राइस जो है वो 45,000 रुपीज है, और आप 73 डेज के लिए आप उसे ले रहे हैं, और उस पर जो रेट है मार्कअप का रेट है वो 10% है। तो अब देखें, रेट दे दिया आर, आपको 10%, आर की जगह 10 पुट हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 45,000 पुट हो जाएगा, और टर्म जो है वो मैंने अभी आपको बताया कि वो आपने ईयर्स में लेनी होती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें क्वेश्चन में तो ईयर तो नहीं दिए हुए बल्कि 73 डेज दिए हुए हैं, तो इसको आप ईयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी के साथ। जो फार्मूला बड़ा आसान सा फार्मूला होता है कि एक साल में 365 डेज होते हैं, यानी 365 डेज वो इक्वल होते हैं 1 ईयर के, और इस तरीके से आप 73 डेज निकाल सकते हैं तो वो इक्वल होते हैं 1/5 ईयर के। तो अब आपने टी की जगह 1/5 पुट करना है, ये 1/5 आ गया, तो बाकी चीजें पुट करके सॉल्व कर दिया और मार्क आपके पास आ जाएगा 900। नेक्स्ट है नोट्स लिखा हुआ इफ प्राइस ऑफ एन आइटम इज गिवन इंक्लूडिंग मार्कअप। ये बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह भी हमने एक ऊपर मोबाइल वाला क्वेश्चन किया था जिसमें जीएसटी पहले से ऐड था, तो उसको हमने कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अगर आपके पास कुछ किसी आइटम की वैल्यू या प्राइस गिवन हो इंक्लूडिंग मार्कअप, तो आप उसकी एक्चुअल अमाउंट फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल उसी जीएसटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके। नेक्स्ट जक़ात, जक़ात और उशर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। जक़ात मुस्लिम से कलेक्ट की जाती है, ऐसे मुस्लिम जिनके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट में गोल्ड सिल्वर या अमाउंट यानी पैसे की शक्ल में प्रॉपर्टी मौजूद हो। गोल्ड कितना होना चाहिए, 7.5 तोला होना चाहिए, सिल्वर जो है वो 52.5 तोला होना चाहिए, और या फिर जो गवर्नमेंट एक डिफाइन करती है हर साल कि इस साल इतनी अमाउंट पे
ज़कात वाजिब होगी, वो हर साल जो है वो गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है, 80,000 90,000 जितनी भी है। लेकिन एक शर्त ये है कि ज़कात उस वक्त वाजिब होती है जब आपके पास ये वाला जो निसाब गिवन है, इसको आपके पास आए हुए पूरा एक साल गुजर चुका हुआ हो। यानी 7.5 तोला सोना तो आपके पास है, लेकिन एक साल आपके पास मौजूद रहना भी जरूरी है। और 52.5 तोला चांदी अगर आपके पास है तो पूरा एक साल आपके पास मौजूद होना जरूरी है। अगर आपके पास पूरा साल नहीं पड़ा तो फिर आप पे ज़कात वाजिब नहीं है। ज़कात उस वक्त वाजिब होगी जब आपके पास ये चीज़ें जो है वो एक पूरा साल का अरसा पूरा कर चुकी हों। अब ज़कात और उशर कैसे कैलकुलेट करना है, इसका भी बिल्कुल सादा सा और आसान सा तरीका है, जो अभी आगे हम डिस्कस करते हैं। उशर क्या चीज़ है? उशर आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है, गंदम है या और कोई इस तरह की चीज़ है, तो उस पे ये ड्यू होती है। और ये जो नेट वेट है गंदम का, ये 948 किलोग्राम अगर होगा तो उस वक्त उशर आप पे वाजिब होगा। अगर 948 किलोग्राम से कम होगा तो फिर आप पे उशर फर्ज नहीं है। इसके अलावा उशर का जो रेट डिफाइंड है वो ये है कि अगर आप नेचुरल रिसोर्स यानी बारिश से, नहर से, चश्मों से अगर आप सैराब करते हैं अपनी फसलों को, तो फिर आपने 10% पे करना होता है। और अगर आपके पास आपने जो इरिगेशन की थी वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से की थी, तो फिर आपने जो पे करनी है वो 5% पे करनी है। तो ज़कात और उशर कैलकुलेट करने का आसान तरीका है, सिंपल सा तरीका है। ये देखें, क्वेश्चन है, हाउ मच ज़कात इज ड्यू ऑन अमाउंट 62,840 रुपीज। तो ज़कात का चूंकि जो रेट है वो 2.5% डिफाइंड है, ये चेंज नहीं हो सकता, ये कंफर्म अमाउंट है। 2.5% आपने लेनी होती है। आपके पास जो अवेलेबल अमाउंट है या जो टैक्स है, सॉरी जो ज़कात जिस पे ड्यू है जिस अमाउंट पे, उसका आपने 2.5% लेना होता है। और ये 2.5 लिखेंगे और परसेंटेज की जगह आप डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। ये पहले भी बता चुका हूँ कि जब आप परसेंटेज का साइन खत्म करते हैं तो आपने डिनोमिनेटर में 100 लगाना होता है और ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाता है और आगे जो अमाउंट है वो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगी ज़कात की अमाउंट 1571 रुपीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ज़कात की अमाउंट उसने दे दी है पहले ही कि अली ने 2,250 रुपीज ज़कात पे की है। तो उसकी असल जो अमाउंट थी, जो वेल्थ थी, जो प्रॉपर्टी जिस पे ज़कात ड्यू थी, वो कितनी थी? तो ये इस तरह के उल्टे उल्टे सवाल हो सकते हैं। यानी ये जरूरी नहीं है कि आपको अमाउंट दे के सिर्फ ज़कात ही कैलकुलेट करवाई जाए, बल्कि ज़कात की रकम दे के ओरिजिनल अमाउंट भी कैलकुलेट करवाई जा सकती है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखें। इसकी जो आपने लाइन या स्टेटमेंट बनानी है वो ये है कि इफ 2.5 रुपीज पेड एज ज़कात देन एक्चुअल अमाउंट। यानी अगर ढाई रुपये ज़कात कोई बंदा पे कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास ओरिजिनल अमाउंट कितनी है? 100 है, क्योंकि ये हमारे पास डिफाइंड चीज़ है कि 100 रुपये पे ढाई रुपये आपने पे करनी है ज़कात। 2.5% मतलब ये है कि 100 में से ढाई। ये बार बार 100 हम क्यों ले आते हैं, चाहे वो कास्ट प्राइस थी, सेलिंग प्राइस थी, प्रॉफिट लॉस में, वहाँ पे भी आप देखते हैं कि वहाँ पे भी हम 100 को ही इंक्लूड करते हैं। तो इसकी वजह ये है कि हमारे पास जो रेट दिया होता है वो परसेंटेज में दिया होता है, और परसेंटेज का जो सादा सा और आम फार्मूला है या समझने के लिए जो चीज़ आसान होती है वो ये होती है कि 100 में से देखा जाता है। यानी 2.5% मतलब है 100 में से 2.5 रुपीज। तो लेवल यहाँ पे भी ऐसी स्टेटमेंट बनाई गई है कि 2.5 रुपीज पेड एज अ देन एक्चुअल अमाउंट इज 100। और फिर ये सेकंड लाइन में हमेशा आप 1 लिखते हैं, और ये जो नंबर होता है 2.5 ये हमेशा डिवाइड हो जाता है इस नंबर के नीचे। तो 100 से 2.5 डिवाइड हो जाएगा। और अब आपके पास चूंकि ज़कात पे की हुई है आपने 2250 रुपीज, तो यहाँ पे आप यही लिखेंगे और आगे से वही टर्म्स होंगी, लिहाजा मैंने डैश लगा दिया है। और ये जो नंबर होता है ये मल्टीप्लाई हो जाता है राइट साइड पे आके। और इनको सिंप्लीफाई किया है और आपके पास जो अमाउंट आ रही है, जो वर्थ आ रही है, वेल्थ आ रही है, वो 90,000 आ रही है। यानी इसका मतलब है उस बंदे ने जो 2250 रुपया ज़कात पे की थी, वो 90,000 उसके पास वेल्थ थी जिस पे उसने इतनी ज़कात पे की थी। अब उशर अगर आपने निकालना है तो बिल्कुल यही प्रोसीजर है जिस तरह ज़कात निकाली जा रही है। लेकिन याद रखें कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो आपने उशर 10% पे करना